यदि आपके घर कोई छोटा बच्चा है या छोटा बच्चा हुआ है तो सामान्य तौर पे आपको सलाह दी जाती है कि आप उस बच्चे का इंश्योरेंस प्लान ले लें और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें ताकि उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके और आप ये भी प्रूव कर सकें कि आप उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। और आपके इसी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हुए आपको गलत इन्वेस्टमेंट प्लान और इंश्योरेंस प्लान आपको चिपका दी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं मुद्दों पे कि यदि हम अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 8-10 वर्षों में हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो के मुद्दे को नजर रखते हुए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और उसी क्रम में 22 जनवरी 2015 को एक योजना चलाई गई जिसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य आकर्षण या मुख्य फीचर या स्पेशल फीचर्स जो हैं, सबसे पहला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस को रोकना। दूसरा उद्देश्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का गर्ल चाइल्ड के एग्जिस्टेंस और इसके प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करना। और तीसरा उद्देश्य शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से एक योजना चलाई गई जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। और ये हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लान का पहली योजना है, पहला प्लान है, पहला एवेन्यूज है जहां अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना केवल गर्ल साइड के लिए ही है और इसमें आप कम से कम 250 रुपए प्रति वर्ष से लेके 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। इसका मतलब कम से कम हर वर्ष आपको 250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और इसके जो खाते खुलेंगे मैक्सिमम 2 बच्चियों के लिए ही खुलेंगे। यदि आपके पास 3 बच्चियां हैं तो आपके 2 ही अकाउंट खुलेंगे। यदि आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है तो आपको एक ही अकाउंट खुलेंगे। और अकाउंट एक हो या 2 हो, मैक्सिमम लिमिट जो 1,50,000 है, इतना ही प्रतिवर्ष आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खाते खोलने की उम्र उस गर्ल चाइल्ड की 10 वर्ष तक आप उस गर्ल चाइल्ड का खाता खोल सकते हैं। और जिस दिन खाता खोलेंगे उसके अगले 15 वर्षों तक वो आपको कम से कम 250 रुपए या अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष आप डिपॉजिट करा सकते हैं। हालांकि ये अकाउंट जो है ये मैच्योर होगा 21 सालों में। इसका मतलब यदि आपने 2 वर्ष की एज में अपनी बच्ची का खाता खुलाया, ये मैच्योर होगा 23 साल में और आपको 17 साल तक आपको कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा करने होंगे। लेकिन यदि आप किसी भी वर्ष कम से कम 250 रुपए जमा करने में असमर्थ रहे या भूल गए तो आपको 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इसमें पेनल्टी आपको लगेगी। जब भी अगला इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे उसमें सबसे पहले 50 रुपए प्रति ईयर के हिसाब से पेनल्टी काट ली जाएगी। बाकी जो रकम बचेगी आपके खाते में जमा करा दी जाएगी। और ये खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज बैंक के ब्रांच में खोल सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले बताया कि 21 वर्षों तक इसकी मैच्योरिटी 21 वर्षों की होती है। लेकिन यदि आपकी बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो गई और उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, आप इससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। या 18 वर्ष पूरा होने के बाद उस बच्चे की भी शादी हो रही है तो आप इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना ये आती है नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम में, जिसमें कि ब्याज की प्रतिशत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तिमाही डिसाइड करती है। इसका मतलब हर 3 महीने के बाद इसके ब्याज की दर कम या अधिक हो सकती है या वही रह सकती है। और आज के दिन में यानी अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक जो इसकी एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 8.2% है और ये आपके अकाउंट में एनुअली जमा होते हैं। हालांकि इसकी जो कैलकुलेशंस होती है ये मंथली होती है। इसमें एक
और स्पेशल अट्रैक्शन है टैक्स डिडक्शन की, जिसे ई ई ई कहा जाता है। ई का मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इसका मतलब जिस वर्ष आप खाते में अकाउंट जमा कर डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगी, और आज के दिन में 80C का डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 रुपए है। जब आप उसमें इंटरेस्ट बनेगा तो उस इंटरेस्ट पर भी कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब यहां भी एग्जम्पशन है। और जब आप मैच्योरिटी पर डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के मैच्योरिटी अमाउंट को निकालेंगे तो उस पोजीशन में भी उस दिन भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो ये कहा जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स की जो सुविधाएं हैं वो ई यानी ट्रिपल ई हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान का दूसरा एवेन्यूज है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना बहुत बुद्धिमानी की बातें नहीं है, क्योंकि इसमें ब्याज जो है 7.1% ही आज के दिन में है, जो बैंक के 7.5 या 7.25% से कम है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए या खुद अपने लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इस पर चर्चा करने के पहले इसके सेलियंस फीचर्स के बारे में देख लें कि इसमें क्यों करना चाहिए हमें। तो सबसे पहला इसमें जो कंडीशंस हैं कि हर एक इंडिविजुअल केवल एक ही अकाउंट खोल सकता है और वो माइनर के नाम पर भी खोल सकता है। इसका मतलब यदि उसका कोई चाइल्ड आइदर गर्ल और बॉयज जो भी हो एडिशनल अकाउंट माइनर के नाम पे खोल सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 एडिशनल अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर, और आप अपने खुद के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में 2 अकाउंट से अधिक पीपीएफ आपके नाम नहीं हो सकते हैं। उस केस में एक आपके नाम और एक आपके बच्चे के नाम, हालांकि अंडर गार्जियनशिप आपका ही नाम होगा उसमें। इसमें हम 500 रुपए कम से कम प्रति वर्ष जमा करने होंगे, और आज के दिन में अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए जमा करने होंगे। और ये 1,50,000 रुपए यदि आपके 2 अकाउंट हैं, दोनों अकाउंट मिला के 1,50,000 अधिक आप रुपए जमा करा सकते हैं। और इसमें जो इसके क्रिटिसाइज करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट को, वो कहते हैं कि इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है। हालांकि ये सच है कि इसकी लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है, लेकिन 15 वर्षों के पहले भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। और इसमें 15 वर्ष जब पूरे होंगे उसके बाद एवरी 5 ईयर्स के ब्लॉक में इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी जिस दिन आपने अकाउंट खोला उसके 15 वर्षों तक लॉक इन पीरियड रहा, और 15 वर्ष पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 20 साल के लिए हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट 5 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हमेशा 5 ईयर्स के ब्लॉक में ही होता है, और इसमें आज के दिन में 7.1% का इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स बता दूं, जैसे इसके पहले हमने पहले एवेन्यूज के बारे में बात की थी, सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी गवर्नमेंट के स्मॉल सेविंग स्कीम का एक पार्ट है। ये पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी इसके गवर्नमेंट के स्मॉल सेविंग स्कीम का पार्ट है। इसका मतलब इन दोनों ही स्कीम में जो रेट का फिक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली करता है, यानी ये 7.1% का इंटरेस्ट जो मैं दिखा रहा हूं ये अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक अप्लीकेबल है। हो सकता है कि 1 जुलाई को 7.1% से अधिक हो जाए, 7.1% से कम हो जाए, या 7.1% बरकरार रहे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा हर क्वार्टर में। और अब जैसे मैंने कहा कि कम से कम 500 रुपए आपको प्रति वर्ष अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे, लेकिन यदि किसी साल आप जमा नहीं कर सके, भूल गए, या कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, तो उसके बाद इसकी 50 रुपए पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यानी इसके बाद जब भी आप अमाउंट जमा करेंगे सबसे पहले 50 रुपए प्रति ईयर के हिसाब से पेनल्टी काट ली जाएगी, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। नंबर 1 पहली बात है, कई लोग कहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट बेहतर अकाउंट नहीं है क्योंकि इसमें ब्याज कम मिलता है। फ्रेंड्स मैं यहां बताना चाहूंगा, जैसे आज के दिन में ब्याज 7.1% है, इसके आगे हम बताएंगे इसमें टैक्सेशन का क्या प्रोविजन है, और ये ब्याज जो मिलता है ये रिस्क जो है आपका इसमें 0% का रिस्क है। देयर इज नो रिस्क एट ऑल बिकॉज पीपीएफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सोवरेन गारंटी इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। हालांकि आज के दिन में बैंकिंग में जो फिक्स डिपॉजिट जमा कराते हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसमें भी ऑलमोस्ट रिस्क नहीं है, लेकिन टेक्निकली हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ रिस्क है, लेकिन इस पीपीएफ अकाउंट में कोई रिस्क नहीं है। अब हमने इसके पहले चर्चा की थी, लोग कहते भी हैं कि इसके 15 साल इनका
लॉक इन पीरियड है, यानी एक बार आपने पैसे जमा करा दिए तो 15 साल तक आप पैसे निकाल नहीं सकते। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं, 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं क्योंकि आप पैसे इसे निकाल सकते हैं। पहला, इसमें 3 to 6 ईयर, मतलब जिस दिन खाता खोला उसके 3 से 6 साल के अंदर जो है आप इसमें लोन ले सकते हैं। लोन कितना ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कितना अमाउंट बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो यदि इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो एक बातें हो गई, 3 से 6 वर्ष के अंदर आप लोन ले सकते हैं और 7वां साल से मतलब 6 ईयर ऑनवर्ड जो है आप पार्शियल विड्रॉ करा सकते हैं, मतलब पार्शियली जितना अमाउंट है। हालांकि ऑफ कोर्स इसका कैलकुलेशन भी डिफरेंट है। इस कैलकुलेशन के बारे में भी यदि आपको जानना चाहते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कुछ कंडीशंस हैं, कि आप प्री मेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। लाइक आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, इसी पैसे चाहिए, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह देने पड़ते हैं, या कुछ और भी कंडीशंस हैं जो प्री मेच्योर क्लोजर यानी 15 वर्षों के पहले भी इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये कहना कि 15 साल तक पैसे ब्लॉक हो जाते हैं बहुत सही नहीं है। हालांकि सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्कीम में है यही सुविधाएं, ये फीचर्स सुकन्या समृद्धि में भी था कि इसमें टैक्स के डिडक्शन जो है ईईई एग्जाम के हिसाब से है, यानी डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको एग्जाम्पशन मिलेंगे एपीसी में। जो उसका इंटरेस्ट एक्रूड होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेंगे, और जब मैच्योरिटी में निकालेंगे डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि जो एडवोकेसी करते हैं कि ये बैंक में अच्छा है ब्याज ये अच्छा मिल रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में मान लीजिए 7.5% का ब्याज मिल रहा है आपको, उसके जो ब्याज बनेंगे पर एनम, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि 20% के स्लैब में आप हैं और आपको 8% का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 8% का 20% मीन्स 1.6% जो है आपको कम ब्याज मिलेंगे। मीन्स 8% माइनस 1.6%, इट वुड कम 6.4%। तो 6.4% मिलेगा आपको पोस्ट टैक्स, जबकि यहां आपको 7.1% का ब्याज पोस्ट टैक्स मिलेगा, बिकॉज इसमें कोई टैक्स लगता नहीं है। सो ये कहना कि ये बेहतर है, हालांकि ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप पीपीएफ पसंद कर रहे हैं या आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पसंद करेंगे। लेकिन मेरे विचार से, मेरे परसेप्शन के हिसाब से ये भी एक काफी बेहतर एवेन्यूज है फॉर चाइल्ड, जो कि 15-20 साल उसके पास टाइम है। आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15-20 सालों के बाद उस पैसे को निकाल के बच्चों के एजुकेशन या मैरिज या कुछ और भी गिफ्ट करना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। सो मेरे विचार से 2 नंबर पे ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज क्वाइट सुटेबल फॉर योर चाइल्ड। तीसरा एवेन्यूज है जो आपके बच्चे के भविष्य को फाइनेंशियली सुरक्षित कर सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। हालांकि ये चीजें सुन के आपको बहुत शायद पसंद नहीं आया हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी काफी अच्छा एवेन्यूज है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं कि ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में खासकर सामान्य तौर पे महिलाएं को जब भी मौका लगता है वो सोने के गहने खरीदती हैं और कहती हैं कि मुसीबत के समय ये सोना काम दे। लेकिन जनाब, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितने परसेंट लोगों को देखा है उस सोने को बेचते हुए? मैंने आधा परसेंट, 0.75%, 1%, इससे अधिक ऐसे केस नहीं आते हैं कि मुसीबत के समय कोई गहना बेचे। और यदि ये बात सच है तो 99% जो जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं गोल्ड में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज कि जब तक हम उस गोल्ड को बेच के उसके वैल्यूज को हम ना ले लें तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं। वो सोना पुश्तें दर पुश्त आगे चलती रहती है। हालांकि उस सोने की कीमत, नोशनल वैल्यू जो है काफी बढ़ जाती है, लेकिन उस वैल्यू की कोई मतलब नहीं जब तक वो वैल्यू हमारे हाथ में ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो कहती हैं कि हम सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक यूटिलिटी का पार्ट है जो हमें लगता है कि ये मौके हमें ये जब मुसीबत आएगी तो ये हमें काम देगा। हालांकि मुसीबत आती है तो काम देता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। दूसरा, यदि मान लीजिए आपको मुसीबत में वो सोना बेचना ही पड़ा, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यदि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं सोने की ज्वेलरी खरीदे
तो क्या पता है आपको कि जिस टाइम आपने 1 लाख रुपए के खरीदे ज्वेलरी, उसी क्षण उसकी वैल्यू करीब 95,000 के आसपास हो जाती है, बिकॉज उस 1 लाख के ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो आपको 1 लाख का मिल रहा है वो आज के दिन ही वो 95,000 हो गया। और दूसरी बातें, जो सोना आप खरीद रहे हैं उसमें वो कहते हैं 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसको आप बेचने जाते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट माने इसको, और जब आप उसको बेचने जाते हैं तो पता लगता है कि वो 24 कैरेट नहीं था, वो 22 कैरेट था। प्लस वो कुछ और कट करते हैं उसमें, और हम देखते हैं कि 1 साल पहले जिसमें हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, आज जब उस ज्वेलरी को हम बेचने जा रहे हैं तो शायद हमें 1,05,000 या 10,000 पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो जनाब, 5 वर्षों में 1 लाख का 10,000 का फायदा मीन्स इट इज अराउंड 3 to 4% का आपको एप्रिसिएशन मिलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है? और यदि ये इन्वेस्टमेंट है भी जनाब, 3% का या 4% का एप्रिसिएशन लेके हम क्या करें? और इसी के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है जो आपके बच्चे को सुरक्षित करने के लिए काफी बेहतर है, और महिलाएं भी इसे संतुष्ट होंगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो रहा है। और उस स्कीम का नाम है, जो तीसरा स्कीम है, SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हम कम से कम 1 ग्राम मुझे खरीदने पड़ेंगे और अधिक से अधिक 4 केजी खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप ट्रस्ट की तरफ से खरीदना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो है 4 केजी के बदले 20 केजी है। और इसकी मैच्योरिटी 8 साल है, यानी जिस दिन आप खरीदेंगे उसके 8वें साल में आपको मैच्योरिटी वैल्यू या रिडेम्पशन आप कर सकते हैं 8 सालों के बाद ही। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि 2.5% का इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिला करता है। मीन्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% जो ये एनुअल है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो हाफ ईयरली होती है। और ये 2.5% जो परचेज वैल्यू होगी आपकी गोल्ड की, उसके बेसिस पे मिलती है। इसमें यदि 8 वर्षों के बाद यदि आप रिडम्पशन करते हैं तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, टैक्स की बेनिफिट है आपको। लेकिन ऑफ कोर्स यदि उसके पहले भी व्यवस्थाएं हैं इसको प्री मैच्योर क्लोज करने की, लेकिन उस केस में जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आई मीन वो 5 सालों के बाद ही मिलता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि आप ऑनलाइन आप परचेस करते हैं तो जो भी रेट डिसाइड हुआ है उस रेट में 50 रुपए पर ग्राम के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी यदि वो रेट बताते हैं कि 6,000 रुपए पर ग्राम है, तो आप यदि ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको 5,950 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। ये आप बैंक से खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीद सकते हैं, ऑथराइज पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि बैंक या एचसी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से खरीदेंगे तो आपको ये ऑफलाइन माना जाएगा, और उस केस में आपको 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट नहीं मिल पाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, हमने इसको रिपीट कर दिया है कि ये बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। 5 वर्षों के बाद आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों और 8 वर्ष के बीच यदि आप चाहते हैं रिडीम करना, तो जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस ये कैसे डिसाइड होता है। क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड को खरीदने जाते हैं, तो जब आप परचेज करने जाते हैं तो कुछ और रेट होता है, और जब सेल करने जाते हैं तो बहुत सारे कटिंग, मेकिंग चार्ज और ये वो करके मालूम होता है कि हमने 1 लाख रुपए लगाए और मुझे 1,10,000 या 5,000 रुपए 5 वर्षों के बाद। लेकिन यहाँ ये समस्याएं नहीं है, बिकॉज परचेज प्राइस जो डिसाइड होता है वो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के पिछले 3 वर्किंग डेज में जो रेट होंगे उसके एवरेज के हिसाब से परचेज होता है। और उसी हिसाब से जिस दिन आपका 8 साल के बाद जो रिडेम्पशन डेट होगा, रिडेम्पशन डेट के 3 प्रीवियस वर्किंग डेज में IBGA मींस इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसके 3 दिन के एवरेज के हिसाब से आपको रिडीम किया जाता है। सो देर इज नो चांस एट ऑल कि जब खरीदने जा रहे हैं तो महंगा मिल रहा है और जब बेचने जा रहे हैं तो सस्ता मिल रहा है। अब यदि हम देखें कि फॉर एक 8 साल के बाद आपको जो भी एप्रिसिएशन मिलेंगे उसके ऊपर 2.5% का आपको पर एनम अलग से मिल रहा है। और 8 वर्षों की बात करते हैं जो कैपिटल गेन टैक्स है, वो टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन
कभी हो सकता है कि आपको 5 वर्षों के पहले भी पैसे की जरूरत पड़ जाए। उसके लिए इसकी भी ट्रेडेबिलिटी जो है काफी आसान है। आप स्टॉक मार्केट में इसको आप खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। और यदि आप इसको बेचना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई लोन ले लें बैंक से, तो अब ये कोलेटरल फॉर लोन के लिए भी काफी अच्छा यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता है, फिजिकल गोल्ड में आप या तो लॉकर में यदि नहीं रखा, यदि घर में रखा आपने, तो चोरी के पूरे चांसेस। दूसरे चांस ये है कि वो 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है कि 24 कैरेट का, आपको पता नहीं। लेकिन ये गोल्ड जो है ये 999% प्योरिटी का गारंटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी सोवरेन सोवरेन गारंटी है। मीन्स किसी भी हालत में आपको ये पैसे 8 वर्षों के बाद वापस मिलेंगे, इसका गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया करती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एवेन्यूज भी आपके चाइल्ड के लिए काफी बेहतर एवेन्यूज है। और चौथा एवेन्यूज है SIP म्यूचुअल फंड। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हालांकि लोग समझते हैं कि SIP केवल म्यूचुअल फंड नहीं होता है, लेकिन जनाब SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, किसी में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर SIP का मतलब लोग म्यूचुअल फंड के SIP को ही समझते हैं। हम उसी म्यूचुअल फंड के SIP की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों को ये मिथ है कि दिमाग में ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा एवेन्यूज है जहां की आपने इधर से पैसे डाले और उधर से 20-50% का रिटर्न आपको मिला। जनाब ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ बच्चे की बात कर रहे हैं, आपके चाइल्ड की बातें कर रहे हैं, जिसके कि लंबे टाइम होरिजन है, 15 साल, 20 साल, 25 साल है, तो कीपिंग द व्यू द टाइम होरिजन अवेलेबल टू योर चाइल्ड, आई रिकमेंड 4 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और उसमें से सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका कि पिछले 10 वर्षों का CAGR 14.84% है। ये डाइवर्सिफाइड फंड है। दूसरा है मल्टी कैप, जिसका पिछले 10 वर्षों का CAGR 16.43% है। ये भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है। तीसरा है मिड कैप सेगमेंट का मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका पिछले 10 वर्षों का CAGR 18.43% है। और लास्ट में चौथा जो है वो है स्मॉल कैप, जिसका पिछले 10 वर्षों का CAGR 20% है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम 4 सेगमेंट को हम रिकमेंड किया है फॉर द चाइल्ड, और जिसका CAGR पिछले 10 वर्षों का 15% से लेकर 20% के बीच है, और 10 वर्षों में 5% का गैप, मतलब आपके मैच्योरिटी वैल्यू में, रिडक्शन वैल्यू में काफी का फर्क आ जाएगा। 10 वर्षों का 5%, इट्स एनफ मनी। लेकिन जनाब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे CAGR जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक आप यदि चलेंगे तो आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इन चारों सेगमेंट में से सबसे कम रिस्क फ्लेक्सी कैप में है, इसलिए सबसे कम रिटर्न भी है। मल्टी कैप में उससे अधिक रिस्क तो उससे अधिक रिटर्न, मिड कैप में मल्टी कैप से अधिक रिस्क तो उससे अधिक रिटर्न, और स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिस्क तो सबसे अधिक रिटर्न। हालांकि यहाँ ये चारों ही सेगमेंट आपके बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन इसको जब आपको इसमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कौन सा सेगमेंट, ये एवरेज रिटर्न है जनाब। यदि आप इस सेगमेंट में से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रूडेंस का यूज करते हैं, तो हो सकता है कि रिटर्न आपको इस एवरेज रिटर्न से काफी बेहतर रिटर्न मिले। ये डिपेंड करता है आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस पे। ये तो हुई एक सेगमेंट में कोई पर्टिकुलर फंड को, लेकिन सेगमेंट को कैसे सिलेक्ट करें ये भी आपके रिस्क परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अधिक रिस्क लेना चाहें तो आप स्मॉल कैप, हालांकि सामान्य तौर पे जिसके पास 15 साल 20 साल के टाइम होरिजन है, यदि मेरी पर्सनल राय मानी जाए तो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप को रिकमेंड करूंगा। हालांकि ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि इन चारों में से किस सेगमेंट को आप शॉर्टलिस्ट करें। फ्रेंड्स, हमने ये 4 एवेन्यूज बताए। यदि आपको लगता हो कि ये 4 एवेन्यूज आपके चाइल्ड के लिए बेहतर एवेन्यूज हो सकते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, और यदि कुछ अच्छी चीजें लगी हो कमेंट करें, और यदि कुछ चीजें पसंद नहीं आई हो तो उसके बारे में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।